Hello guys, good morning all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार। आज के सेशन में हम लोग अगली कड़ी के रूप में, अगले सीरीज के रूप में जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा होने वाली 2023 के लिए महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चंस सब्जेक्टिव के रूप में सीरीज 10 के रूप में देखेंगे, जो इस प्रकार है। आज का जो क्वेश्चंस है मुख्य रूप से वो जेनेटिक्स से है, जो मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो प्रत्येक वर्ष इससे जो है सो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन्हीं में से कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जेनेटिक्स क्या है, आनुवंशिकी क्या है। तो मुख्य रूप से एक लाइन जानना चाहिए। स्टडी ऑफ हेरिडिटी, वंशागति का अध्ययन। जेनेटिक्स कहलाता है। जेनेटिक्स आनुवंशिकी के अंतर्गत हेरिडिटी का अध्ययन माने वंशागति का अध्ययन किया जाता है। तो इस बात को जानना चाहिए। तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी या वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। फिर एक टर्म है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? वंशागति। वंशागति समझना है तो माता पिता का जो कैरेक्टर्स है वह पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में जाता है, वो आपका वंशागति कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। माता पिता का गुण पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में, या एक पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में स्थानांतरण होता है। हेरिडिटी कहलाता है। हेरिडिटी कहलाता है। तो ये सब थोड़ा सा इससे रिलेटेड टर्म है, हेरिडिटी और आपका यह जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हो गया स्टडी ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी हो गया आपका वंशागति, माता पिता का गुण पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में स्थानांतरण होता है, हेरिडिटी कहलाता है। ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम आपका जनरेशन टू जनरेशन इन ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स में, चाइल्ड में, संतान में माता पिता का गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है, वो आपका वंशागति या हेरिडिटी कहलाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स
फादर ऑफ जेनेटिक्स मतलब आपका आनुवंशिकी के पिता, आनुवंशिकी के पिता या जनक ने कहा जाता है। तो आनुवंशिकी के पिता या जनक माने जेनेटिक्स को शुरुआत करने वाले कौन थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स किन्हें कहा गया, तो मुख्य रूप से G.J. मेंडल, G.J. ग्रेगर जॉन मेंडल एक साइंटिस्ट थे जिन्हें जो है आपको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया, G.J. ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इन्होंने जो है अपना एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स ब्रांच में किए कि माता पिता का गुण जो है बच्चों में जाता है, वह किस तरह से जाता है, किस फैक्टर के कारण जाता है। तो इसका इन्होंने जो है सो सर्वप्रथम अध्ययन किए और इसलिए इन्हें जो है सो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आनुवंशिकी के जनक किन्हें कहा गया है, तो G.J. मेंडल को। तो मेंडल ने जो है अपना एक्सपेरिमेंट जो है, मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट एक आपका गार्डन पी प्लांट पर किए थे, उद्यान मटर जिसको बोलते हैं यहाँ पर, उद्यान मटर के पौधों पर सर्वप्रथम जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया था जिन्हें जो है आपका इन्हें साइंटिफिक रूप में जो है सो पाइसम सेटाइवम कहा जाता है, पाइसम सेटाइवम। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मेंडल्स ने अपना एक्सपेरिमेंट किस प्लांट पर किया था, तो आपका गार्डन पी या हिंदी में उद्यान मटर और इससे साइंटिफिक नेम पाइसम सेटाइवम। या किस प्लांट पर अध्ययन किया था, तो लिख देता है पाइसम, साइसर, ब्रैसिका। तो इसे सही आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में चुनना है, तो अगर हिंदी में मटर भी रह सकता है या पाइसम, दोनों सेम चीज़ है। ये आपका साइंटिफिक नेम है, वानस्पतिक नेम है मटर का, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है कि पाइसम और मटर अलग अलग हैं। दो ये नाम या ये नाम दोनों में से कोई एक ही रहेंगे। तो मेंडल ने जो है अपना एक्सपेरिमेंट गार्डन पी पर किए, उद्यान मटर या पाइसम सेटाइवम पर। तो इन्होंने क्यों किया, इसके क्या फैक्टर्स थे, क्या कारण थे जिन्होंने जो है सो पाइसम सेटाइवम को ही चुना, तो इसे हम देखते हैं। क्यों, ये आपका क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर का पौधा चुना क्यों। तो इसका जो है सो निम्नलिखित कारण है। फर्स्ट, मटर का जो पौधा होता है, मटर का पौधा वार्षिक पहला अपने एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने मटर का पौधा चुना। उसका मेन कारण था कि ये पौधे जो हैं सो एनुअल होते हैं, मतलब एक ही सीजन में। एनुअल वैसे प्लांट होते हैं जो एक सीजन में अपना लाइफ साइकिल को पूरा कर लेते हैं।
तो बहुत कम समय तक इनका लाइफ साइकिल होता है, इसलिए एक्सपेरिमेंट करने में सहायक होता था, मदद ज़्यादा होता था, इसलिए इन्होंने मटर के पौधे को चुना। दूसरा कारण इसमें था कि ये बाइसेक्सुअल का मतलब द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। ये जो प्लांट है, मटर का जो प्लांट है वो आपका बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव, मतलब एंड्रोसियम और गाइनेसियम एक ही फ्लावर में स्थित होते हैं, और वैसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल और हिंदी में द्विलिंगी कहते हैं। तो ये जो मटर का प्लांट होता है वो बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब स्टामेन एंड कार्पेल दोनों जो है अकर्स इन सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंट करने में सहूलियत हुआ, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधा को चुना। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण, इसे आसानी से कहीं भी उगाया जा सकता है। तीसरा इसका कारण था कि मटर के जो प्लांट हैं उसे गमले में, छत पर या थोड़ा सा गार्डन जहाँ पर है वहाँ पर कहीं भी इसे आसानी से उगाया जा सकता था, इसलिए मेंडल ने जो है सो मटर का पौधा को चुना। और इसका अगला कारण है, इसमें कई विकल्पी लक्षण पाए जाते हैं। इसमें कई विकल्पी लक्षण, विकल्पी का मतलब होता है एलिलोमॉर्फ्स, एलील का मतलब आपका अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, मतलब विपरीत गुण वाले लक्षण पाए जाते हैं। जैसे मटर का जो पौधा है कुछ आपका ऊंचाई में होते हैं, माने लंबा पौधे होते हैं, तो उसका जो एलील फॉर्म्स है वो आपका नाटा, ड्वार्फ प्लांट और लॉन्ग प्लांट। अगर ये जो है आपका इसके सीड जो है अगर राउंड शेप में है तो उसका ऑपोजिट गुण वाले झुर्रीदार। इस तरह से मेंडल ने जो है मटर के पौधों में 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, विकल्पी लक्षण को इन्होंने देखा, और इस तरह से जो है दोनों के बीच क्रॉस करा करके अगला रिजल्ट जो है सो प्राप्त किया है। तो इसलिए जो है सो इस तरह का इतना वैरायटी ऑफ जो है आपका विकल्पी लक्षण किसी प्लांट में नहीं पाया गया। इसमें जो है सो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर या एलिलोमॉर्फ विकल्पी लक्षण जो है देखा, इसलिए इन्हें जो है अपने एक्सपेरिमेंट में इस प्लांट को चुने। तो आप लोगों को इसका सही जवाब आपका ये पॉइंट दे देना है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर का पौधा क्यों चुना। तो ये आपका निम्नलिखित कारण है। पहले मटर का पौधा जो है सो एनुअल होता है, ये बाइसेक्सुअल होते हैं, इसे आसानी से कहीं भी उगाया जा सकता है, और इसमें कई विकल्पी लक्षण पाए जाते हैं, एलिलोमॉर्फिक अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, वो आपका विकल्पी एलील कहलाते हैं। नेक्स्ट हम इसमें क्वेश्चंस एराइज होता है, मेंडल्स के सफलता के क्या कारण थे। अपना एक्सपेरिमेंट में मेंडल क्यों सफल हुए, मेंडल के सफलता के कारणों को लिखें। तो इसका जो है बहुत सारे कारण थे, निम्नलिखित कारण थे।
वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल की सफलता के कारणों को लिखें। तो इसके सफलता के निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला कारण था कि मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने जो है सर्वप्रथम जो है सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक विकल्पी लक्षणों को लेकर एक्सपेरिमेंट किया था। पहला जो है आपका टॉल प्लांट और आपका एक ड्वार्फ प्लांट के बीच जो है एक्सपेरिमेंट किए। तो मेंडल ने सबसे पहले जो है सो एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। ये सफल होने का मुख्य कारण था। दूसरा है कारण, मेंडल ने अपने प्रयोगों का दूसरी तथा तीसरी पीढ़ी तक अध्ययन किया। मेंडल जो है ये आपका टॉल और ड्वार्फ प्लांट लिया, तो फर्स्ट जनरेशन में सभी के सभी टॉल प्लांट हुए, ये आपका फर्स्ट जनरेशन हुआ। सेकेंड जनरेशन में इसके बाद जो है आपका टॉल और ड्वार्फ का जो रेशियो आया 3:1 हुआ, इसलिए दूसरी तीसरी तक इसका रिजल्ट को देखते गए। फर्स्ट पीढ़ी में सिर्फ टॉल प्लांट हुआ, सेकेंड जनरेशन में आपका टॉल एंड ड्वार्फ दोनों तरह के प्लांट उत्पन्न हुए। इसी तरह से और कई पीढ़ियों तक इन्होंने जो है सो अध्ययन किया, उनके आंकड़ों का संग्रह एवं उसका भी जो है सो विश्लेषण किया। तो इन सफल होने के ये भी एक कारण था कि कई पीढ़ी तक उनके कैरेक्टर्स का, कि पहला जनरेशन में इस तरह का कैरेक्टर था, फिर अगला जनरेशन में किस तरह का कैरेक्टर आया, फिर उससे अगला जनरेशन में किस तरह का कैरेक्टर आया। तो मेंडल ने अपने प्रयोग का दूसरा तथा तीसरा और इससे अधिक पीढ़ी तक का अध्ययन किया। फिर तीसरा कारण था कि उन्होंने ऐसे पौधों का चुनाव किया जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध थे। शुद्ध थे मतलब प्योर रूप में वो जो है सो पौधे का जो है आपका आनुवंशिक रूप से शुद्ध थे। तो इस तरह से इन्हें जो है सफलता का मेन ये सब फैक्टर जो थे जिन्हें कारण मेंडल को सफलता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा गया, प्रभाविता का, मेंडल्स के प्रभाविता का नियम क्या था। तो मेंडल ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट में अभी देखा कि एक समय में एक ही कैरेक्टर्स का ले करके अध्ययन किए थे। तो मेंडल ने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें सिंगल कैरेक्टर्स का अध्ययन किया गया। तो इन्होंने सर्वप्रथम अपने एक्सपेरिमेंट में टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट को लिया। टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स से गैमीट बना, गैमीट का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ और उससे जो है सो फिर ऑफस्प्रिंग बने। तो F1 जनरेशन में देखा गया कि सभी के सभी जो है सो आपका टॉल प्लांट हुए। टॉल प्लांट होने का मेन कारण मेंडल्स ने बतलाया कि टॉल जो है सो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर वाले थे, जो अपने कैरेक्टर्स को, दूसरे के कैरेक्टर्स को दबा देता है, सप्रेस्ड कर देता है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाते हैं, प्रभावी गुण कहलाते हैं। तो यहाँ पर मेंडल ने जो है सो उसका अपोजिट कैरेक्टर्स को लिया था, एक डोमिनेंट है तो दूसरा रिसेसिव है, अप्रभावी गुण वाले हैं। तो टॉल जो है सो प्रभावी गुण और ये बौना पौधा या ड्वार्फ प्लांट जो है अप्रभावी रिसेसिव गुण वाले थे। तो यहाँ पर जब एक डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर वालों को एक साथ क्रॉस कराया गया तो डोमिनेंट कैरेक्टर वाले जो है F1 जनरेशन में वह अपीयर हुआ और रिसेसिव कैरेक्टर वाले आपका अप्रभावी कैरेक्टर्स वालों के गुण को सप्रेस्ड कर दिया गया, दबा दिया गया। तो इस तरह के मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया और इसे जो है
आपको प्रभाविता का नियम बतलाया। मतलब आप जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, प्रभावी गुण है, वह आपका वो गुण जो है सो अपियर होते हैं और एक दूसरे के गुण जो दब जाता है, दबा दिया जाता है, वो अप्रभावी गुण कहलाते हैं। यही आपका प्रभाविता का नियम हुआ। मेंडल ने जब टॉल, ये आपका प्रभावी, टॉल एवं ड्वार्फ प्लांट्स के बीच क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी, मतलब पहला F1 क्या यहाँ पर मतलब फर्स्ट पीढ़ी, F1 पीढ़ी में सभी के सभी प्लांट्स टॉल प्राप्त हुए। इसका कारण यह था कि टॉल प्रभावी गुण था जो ड्वार्फ बौना ड्वार्फ अप्रभावी गुण को सप्रेस्ड या दबा दिया गया। ये इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। ये चीज हुआ। इसको हम स्टैटिकल फॉर्म में देखते हैं। मेंडल ने टॉल प्लांट लिया, यहाँ पर टॉल प्लांट, और इसको क्रॉस कराया, इसे स्मॉल टी से लिखते हैं, ये आपका ड्वार्फ प्लांट हुआ। ये आपका डोमिनेंट कैरेक्टर वाले हैं, ये आपका डोमिनेंट और ये जो है आपका रिसेसिव, ये जो है आपका पेरेंट हो गए। इससे जो है फिर गैमेट्स बनता है, दोनों टी है इसलिए एक ही टी लिए, और इस दोनों एक तरह के हैं, इसको टी हुआ, ये आपका गैमेट्स बना। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है आपका गैमेट्स फ्यूज करते हैं। अब ये दोनों गैमेट जो है F1 पीढ़ी का हुआ, F1 जनरेशन का। अब ये दोनों के बीच जो है यहाँ पर क्रॉस कराया गया, मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ, तो यहाँ पर टी और टी दोनों तरह के गुण यहाँ पर प्रेजेंट हुए। लेकिन यहाँ पर टी जो है, कैपिटल टी, वह डोमिनेंट था और स्मॉल टी जो है आपका रिसेसिव कैरेक्टर वाले हैं, इसलिए टी जो आपका टॉल रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ऑल जो है आपका टॉल प्लांट्स वाले हुए। और इसी को जो है मेंडल्स ने डोमिनेंट का लॉ ऑफ डोमिनेंट बोला। मतलब यहाँ पर जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं वो आपका रिसेसिव कैरेक्टर्स को सप्रेस्ड कर देते हैं, दबा दिया जाता है, और वह डोमिनेंट कैरेक्टर ही सिर्फ उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ आपका टॉल प्लांट्स ही उत्पन्न हुए। तो इसे ही जो है मेंडल्स ने लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा। फर्स्ट में जो है सो टॉल जो कैपिटल टी से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया, ड्वार्फ को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया गया, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आपका
पेयर में होते हैं, और क्रोमोसोम्स पर ही जो है वह टॉल और ड्वार्फ दोनों के जो है सो जीन यहाँ पर रिप्रेजेंट। अब ये क्रोमोसोम्स हैं, अब यहाँ पर ये टॉल, ये आपका स्मॉल, इस तरह से, इसलिए इसे जो है सो कैप डबल में लिखा जाता है टी, मतलब हमेशा क्रोमोसोम्स जो है पेयर में होते हैं, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ ही पेयरिंग होते हैं। अगर इसका लेंथ इतना है तो दूसरा का भी लेंथ उतना ही होगा, वही एक दूसरे के साथ पेयर करेगा। ये अगर स्मॉल है साइज में तो और स्मॉल साइज वाले के साथ ही वह पेयर करेगा, इसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोला जाता है। तो और इस क्रोमोसोम्स पर ही जो है सो आपका जो है सो जीन प्रेजेंट रहते हैं जो कैरेक्टर्स का निर्धारण करता है। तो यहाँ पर टॉल और ड्वार्फ, ये इस क्रोमोसोम्स पर टॉल का जीन और इस पर जो है सो आपका स्मॉल। अब यही जो है सो आपका एक टॉल और ये जो है सो आपका स्मॉल, यहाँ पर जो यहाँ पर आया है, यहाँ पर ये टॉल का और ये जो है सो आपका ये स्मॉल का। क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम्स का एक पेरेंटल मतलब एक पेरेंट्स मैटरनल और एक पैटर्नल, माता की तरफ से एक पिता की तरफ से, दोनों जो है सो फ्यूज हो करके एक नए कैरेक्टर्स को जन्म देता है। तो यही आपका प्रभाविता का नियम है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही देखें, इसके बाद और अगले सेशन में इसी चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको बताया जाएगा। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है, और इसी तरह के और अधिक से अधिक सेशन के लिए आप सभी बायोलॉजी टीचिंग सेंटर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें एवं अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करेंगे। थैंक यू।